हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका महत्व क्या होता है। इनको हम मैप के थ्रू, ग्लोब के थ्रू हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के मध्य बिंदु को पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। चलिए इसको हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, तो पृथ्वी का ये है उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव और ये है उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये काल्पनिक रेखा सीधी है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसका मध्य बिंदु कहने का मतलब एकदम बीच वाला जो बिंदु होता है, इसी को कहा जाता है पृथ्वी का अक्ष। इसी को बोला जाता है पृथ्वी का अक्ष। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं और पिछले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हम पिछले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, रेखाओं लिखा गया है जबकि यहाँ पर रेखा होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर रेखा होना चाहिए। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए हम भूमध्य रेखा को मैप पर समझने का प्रयास करें, ग्लोब पर समझने का प्रयास करें। देखिए ये है आपकी 0 डिग्री, ये आपका है 0 डिग्री देशांतर रेखा और इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्योंकि भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब होता है बीचों बीच, यानी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जा सकता है। और इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर आपका अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है। अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। चलिए इनको देखते हैं हम लोग। तो पृथ्वी के केंद्र से अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच वाले पार्ट से, यहाँ से, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, इस वाले पार्ट से, और भूमध्य रेखा को आधार मानकर, यानी कि इस रेखा को आधार मान करके जो कोणीय दूरी खींची जाएगी, इस तरीके से जो कोणीय दूरी खींची जाएगी उनको हम अक्षांश कहते हैं या अक्षांश बिंदु कहते हैं। इनको अक्षांश कहते हैं या अक्षांश बिंदु कहते हैं। इधर भी हम खींच सकते हैं इसी तरीके से, इस तरीके से। और समान अक्षांश रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अक्षांश रेखा समझ में आया होगा। तो अक्षांश रेखा क्या होता है? भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी। इस पे आप लोग, इस वाले मैप पे देखिए आप लोग, ये आपका भूमध्य रेखा और यहाँ से इसके केंद्र से खींचा गया है कोणीय दूरी, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे आप 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे आप लोग खींच सकते हैं। तो उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। चलिए और हम आगे जानने का प्रयास करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में और विस्तृत से जानने का प्रयास करते हैं। अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त के समांतर होती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे आप लोगों का ये है अक्षांश रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को ही विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है।
और देखिए जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये इसके समानांतर हैं, ये इनके समानांतर खींची जाती हैं। समानांतर कहने का मतलब होता है इनके बीच की दूरी समान होती है। देखिए ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, और यहाँ पर हम और भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो विषुवत के समांतर होती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। चलिए इसको भी मैप के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो जब हम लोग भूमध्य रेखा से, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग भूमध्य रेखा से अर्थात विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ, ध्रुव मतलब आपका ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों को भी जान लेते हैं इसी समय कि ध्रुव होता क्या है। तो 90 डिग्री अक्षांश को हम ध्रुव बोलते हैं। अब जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित ध्रुव है उसको उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित ध्रुव है उसको दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा से अगर जो हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो घटती चली जाती है, घटती जाती है। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा है, यहाँ पर आए तो और छोटा, इस वाले क्षेत्र में और छोटा, यहाँ पर आए और छोटा, और ध्रुवों पर आकर के ये केवल बिंदु मात्र रह जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। चलिए और इनकी विशेषता पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध जबकि नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। चलिए यहाँ भी समझने का प्रयास करते हैं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो ऊपर का क्षेत्र है उसको उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध आपको हमने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, तो इसके ऊपर के भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा अर्थात इस रेखा के दक्षिण में स्थित नीचे स्थित भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसीलिए जब हम लोग यहाँ से अक्षांश रेखाओं को खींचेंगे, जैसे 0 डिग्री, फिर आपका 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से जब अक्षांश रेखाओं को खींचेंगे तो उन्हें 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहते हैं या उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और जब साउथ में ही खींचेंगे तो इसको 10 डिग्री साउथ अक्षांश कहेंगे यानी दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तर में खींची जाती है तथा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिण में खींची जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री से अक्षांश रेखा शुरू होती है, इस वाले क्षेत्र से, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, इस वाले क्षेत्र से अक्षांश रेखा शुरू होती है 0 डिग्री से और इस तरीके से 90 डिग्री तक खींची जाती है, 90 डिग्री साउथ में और 90 डिग्री नॉर्थ में। यहाँ पे आप 10 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से आप 90 डिग्री तक खींच सकते हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तर में खींची जाती हैं और 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ में खींची जा सकती है। लेकिन इतनी सारी रेखाएं एक साथ खींची नहीं जाती हैं। इनमें मुख्य मुख्य रेखाओं को, मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाओं को दर्शाया जाता है ग्लोब पर, क्योंकि बहुत सारी अक्षांश रेखाओं को खींचने पर हम उनको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि आप चाहें ग्लोब बनाने के लिए तो आप उस ग्लोब में 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे करके आप 90 डिग्री तक खींच सकते हैं। चलिए अक्षांश रेखाओं की अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए जो ये बीच की दूरी है ये लगभग 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर की होती है। लगभग कहने का मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। चलिए ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए इनको हम लोग समझते हैं। तो यदि मान लिया कोई ग्लोब है और ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो कुल 179 हैं, जिनका मुख्य रीजन क्या है इसको हम लोग समझने से पहले इसकी अगली विशेषता को समझ लेते हैं। मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। चलिए मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे ये आपका मानचित्र है
तो मानचित्र पर कुल संख्या जो ग्लोब की होती है, अक्षांश रेखाओं की होती है, वो 181 होती है। जिसका मेन रीजन ये है कि जैसे मान लिया आप 90 डिग्री साउथ में खींचते हो, यहाँ पर देखिए आप लोग 90 डिग्री साउथ में खींचते हो, अर्थात 90 रेखाएं आप साउथ में और 90 डिग्री नॉर्थ में खींचते हो, यानी कि उत्तर में आप खींचते हो। इस प्रकार टोटल 90 डिग्री नॉर्थ में और टोटल 90 डिग्री साउथ में कुल 180 रेखाएं हो जाती हैं, और एक 0 डिग्री की रेखा होती है, जिसको मिलाकर के टोटल 181 रेखाएं अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। जैसे यदि आपको इसमें ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पर आपसे यदि पूछा जाए 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे 10 संख्याएं हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 0 से लेकर के 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप यदि उनको काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो इसमें कुल 11 संख्याएं आएंगी। बस कुछ इसी तरीके से हाल यहाँ पर है। यदि हम 90 डिग्री दक्षिण में खींचते हैं, यानी कि 90 रेखाएं दक्षिण में खींचते हैं और 90 रेखाएं उत्तर में खींचते हैं, तो टोटल 180 रेखाएं हो जाती हैं। लेकिन इसमें हमने 0 डिग्री को भी काउंट नहीं किया है, तो यदि 0 डिग्री को भी इसमें हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल मिला करके कुल 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। जबकि यदि हम ग्लोब की बात कर लें, चलिए हम लोग ग्लोब की तरफ समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि ग्लोब की बात कर लें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 79 रेखाएं ही ऊपर खींची जाती हैं। यहाँ पर 79 रेखाएं ही ऊपर खींची जाती हैं और 79 नीचे खींची जाती हैं। अब इसमें आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जो ध्रुव होता है ये एक मात्र बिंदु होता है, ये रेखा नहीं होता है। जो ध्रुव होता है यानी 90 डिग्री जो होता है वो एक रेखा नहीं होता, क्योंकि ग्लोब में ये जाकर के एक बिंदु बन जाता है। और जबकि इनको हम 2D में अर्थात मानचित्र में देखते हैं तो एक रेखा की तरह दिखाई देता है। तो जब मानचित्र में हम गिनते हैं तो इस ध्रुव को रेखा के रूप में गिनते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्लोब पे देखते हैं तो इस ध्रुव को यानी 90 डिग्री को हम लोग एक बिंदु मानते हैं, रेखा नहीं। तो इस प्रकार से ऊपर 79 और नीचे 79 हम काउंट कर लेंगे, 9 9 18 और 7 7 14 1 15। सॉरी गलत हो गया, इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 89 होगा और नीचे भी 89 होगा, क्योंकि जब हम ध्रुव को नहीं काउंट करेंगे तो 90 था तो एक को हम नहीं काउंट कर रहे हैं तो 89 हो जाएगा। इसी तरीके से दक्षिण में भी अगर जो हम ध्रुव को नहीं काउंट कर रहे हैं तो नीचे भी 89 हो जाएगा। तो 89 और 89 को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 9 9 18 और 8 8 16 1 17 178 हो गया। और अभी इसमें 0 डिग्री को हमने काउंट नहीं किया, अर्थात विषुवत वृत्त को हमने काउंट नहीं किया, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 179 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। तो यदि ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जब हम मानचित्र की बात करते हैं तो मानचित्र में टोटल आपकी 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अक्षांश रेखाओं और उनकी विशेषताओं के बारे में पता चला होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देशांतर रेखाओं के बारे में समझते हैं। देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए देशांतर रेखाओं के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव है, जबकि नीचे जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जैसे यहाँ से हम समझ लें तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाती हैं। तो ये आपकी सारी देशांतर रेखाएं इस तरीके से बनती हैं, जैसे कि आप लोग इस ग्लोब पे देख पा रहे होंगे। इस ग्लोब पे बहुत सारी इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं जो कि आपकी देशांतर रेखाएं हैं। चलिए पहले उनको हम इरेज करते हैं और फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अगली विशेषता के बारे में देखते हैं। देशांतर रेखाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है यामियोत्तर रेखा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है।
0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। अभी प्रधान याम्योत्तर रेखा अभी हम ग्लोब पर देख लेते हैं, लेकिन इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, अन्यथा ये वीडियो आपका बहुत अधिक लंबा खींच जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है या प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या है। तो देखिए, ये आपका देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी को बोला जाता है प्रधान देशांतर रेखा या प्रमुख याम्योत्तर रेखा। चलिए अगली विशेषता के बारे में देखते हैं। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में खींची जाती हैं तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम तक खींची जाती हैं। तो यदि हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो इस तरीके से आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 पूरब की तरफ खींचा गया है। ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री पश्चिम की तरफ। ऐसे ही 180 डिग्री पूरब की तरफ खींचा जा सकता है और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री पूरब की तरफ देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। चलिए अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, क्योंकि 180 डिग्री पूरब में और 180 डिग्री पश्चिम में। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि 0 डिग्री को इसमें काउंट नहीं किया गया है। नहीं, तो ये गलत है। आपको 0 डिग्री इसमें काउंट किया गया है, लेकिन आप लोग अगली विशेषता को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 360 ही क्यों है, 361 क्यों नहीं। क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित हैं। जैसे कि हम आप लोगों को इस मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि 180 डिग्री जो आपका होता है रेखा, वो आपका मतलब एक ही रेखा पर कैसे स्थित है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरीके से आपका एक वृत्त बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक 0 डिग्री रेखा है और इसके जस्ट विपरीत साइड में, यानी कि जो आपको साइड दिखाई नहीं दे रहा, उधर आपका 180 डिग्री है। ठीक, अर्थात 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा और 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा मिलाकर के एक वृत्त का निर्माण कर देती है। और जब हम इधर से 180 डिग्री खींचते हैं, अर्थात पश्चिम से 180 डिग्री खींचते हैं और पूरब से 180 डिग्री खींचते हैं, तो ये दोनों देशांतर रेखाएं जाकर के एक ही पर स्थापित हो जाती हैं। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है वो पूरब की 180 डिग्री देशांतर रेखा और पश्चिम की 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित होती है। अतः कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो आपका 360 है। चलिए देशांतर रेखाओं की और विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त आप लोग जानते ही होंगे, चलिए फिर भी हम आप लोगों को एक बार समझा देते हैं। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त, यानी आधा, एक हिसाब से आप लोग गोला भी कह सकते हैं। तो अर्धवृत्त को हम लोग आधे गोले के रूप में कह सकते हैं, यानी कि जैसे आपका ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा गोला या आधा वृत्त। तो ये आपका अर्धवृत्त है। तो जो भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। क्यों, यहाँ पर आप लोगों को हम ग्लोब में समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आप लोग जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो यहाँ से शुरू होकर के, इस वाले पार्ट से शुरू होकर के आपका यहाँ तक खींची जा रही है। तो क्या ये पूरे वृत्त का निर्माण कर रही है? नहीं, अतः इन्हें अर्धवृत्त कहा जाता है। जबकि इसको अगर जो हम विपरीत साइड से भी खींच दें तो ये आपका वृत्त का निर्माण कर देगी। तो इसीलिए इन्हें अर्धवृत्त कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे वृत्त का अर्थात पूरे गोले का निर्माण नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक अर्धवृत्त होती हैं। चलिए एक बार हम इस मैप पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं। तो फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से, यहाँ पर देखिए आप लोग, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, जो कि ऊर्ध्वाधर होती है, उनको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। जबकि भूमध्य रेखा को आधार मान करके पृथ्वी के केंद्र से खींची जाने वाली जो कोणीय दूरी है, इस तरीके से आपकी कोणीय दूरी जो है इस साइड में या इस साइड में,
इस तरीके से जो कोणीय दूरी है उनको अक्षांश कहते हैं, और समान अक्षांश बिंदुओं को जैसे यहाँ पर और यहाँ पर है तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका में जिस समय दिन होता है उस समय हमारे यहाँ रातें क्यों होती है, या हमारे देश से किसी अन्य देश में समय का अंतर क्यों होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये भी इसमें हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि जब भारत में गर्मियाँ होती हैं तो उस समय अन्य कुछ जगहों पर ठंडी क्यों होता है, और रूस के क्षेत्र में अधिकांशतः ठंडी ही क्यों होती है जबकि वहाँ पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में आप लोग जो आपको अच्छा लगा हो उसे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।